तो चिल्ड्रन दिस इज प्रैक्टिकली हमारे सीक्वेंस में लास्ट सीरीज ऑफ सेशंस का पार्ट है. द फर्स्ट वी डिड पॉकेट मनी प्रोग्राम दैट एंडेड विद 8 सेशंस. देन वी डिड फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स. वो भी सो कॉल्ड एक ही लेक्चर का था. लास्ट लेक्चर वी डिड ऑन दैट. एंड अब कुछ कपल ऑफ लेक्चर्स में वील बी डूइंग द स्पेशल स्टडी मटेरियल which is designed by the regulator of financial markets in India. And the regulator of financial markets in India is सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. बेसिकली ऊपरे में बात गई. सो वर्कबुक के पेज को यहाँ पे सब लोग झटपट ओपन कर लें. सो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सेबी क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कब किया गया, क्यों किया गया, व्हाट वाज द एडवांटेज. तो पहले सेबी का थोड़ा सा फोरग्राउंड जान लेते हैं. देन इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि भाई सेबी करता क्या है. इफ आई से कि भाई आपके घर में आपके पेरेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप मेरे को बहुत ढेर सारा ज्ञान दे देंगे. सिमिलरली सेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चिल्ड्रन एक तरह से पापा और मम्मी की तरह है. सो आई विल बी गोइंग बैक द टाइम पीरियड व्हेन इंडिया अटेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस. हमें इंडिपेंडेंट नेशन कब डिक्लेयर किया गया चिल्ड्रन? 15 अगस्त 1947. देन इट वाज थॉट कि भाई ब्रिटिशर्स तो लूट लपाट के इतना ढेर सारा ले गए, अब हमारा डेवलपमेंट हमारे अपने कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज और रीजन से होगा. सो गवर्नमेंट ने इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस को सबसे पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया 1948 में. एज अ रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, यू कैन से कि 100% ऑफ द productive activities, manufacturing activities, business activities were controlled by the government itself. गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन को जीरो कर दिया. व्हाई? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत डर चुकी थी कि भाई अभी तो हमने 200-400 साल ये ईस्ट इंडिया कंपनी को झेला, अब अगर फिर से हमने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया, हो सकता है कि अगला रूल ईस्ट इंडिया की बजाय कोई इंडिया की ही कॉर्पोरेट कर ले. बट ओवर द पीरियड ऑफ 7-8 years नजर आया दैट वी डिड प्रैक्टिकली नथिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अचीवमेंट. हमने जीवन में अचीव कुछ भी नहीं किया. सो एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाया गया, दैट इज 1956 में. तो आईपीआर 1956 से कुछ सो कॉल्ड बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हुए. इतना डेटा अपडेट करें चलिए. तो 1946 में गवर्नमेंट ने 56 में, नॉट 46, 1956 में चिल्ड्रन गवर्नमेंट को लगा कि भाई देश में तरक्की तो प्रैक्टिकली जीरो हुई है. सो अब क्या किया जाए. कुछ महान नेताओं ने बोला थोड़ा सा डी रिजर्व करिए, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन प्राइवेट सेक्टर का बढ़ाइए. तो चिल्ड्रन यहाँ पे अडानी अंबानी तो बहुत बात की पैदावार है. गोदरेज, आदित्य बिरला ग्रुप हो गया अपना, देन टाटाज हो गए, इनको थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिस्सा माना गया, इनको थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिया गया. 2-4 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने, स्टील एंड ऑल दैट को, प्राइवेट सेक्टर को भी बोला आप भी इसमें काम संभालिए. बट अगेन ढुलमुल चीजें चलती रही. प्रॉब्लम सबसे बड़ी इंडिया में क्या थी? कोलेटेड गवर्नमेंट, मतलब सो कॉल्ड गठबंधन की सरकार. आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम कानून नहीं बनने देंगे एंड ऑल दैट. काफी न्यूसेंस था चिल्ड्रन. करते 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 चिल्ड्रन ईयर आ गया अराउंड 1990, जहां पे सो कॉल्ड बड़ा भयंकर पैराडिग्म शिफ्ट आया और इस देश की तरक्की की स्टोरी चिल्ड्रन 90 ऑनवर्ड्स लिखनी ही स्टार्ट की गई. इतनी प्रॉब्लम आ गई कि सो कॉल्ड हमें वर्ल्ड बैंक के पास अपना काफी गोल्ड गिरवी रखना पड़ा. अब वर्ल्ड बैंक के पास जब गोल्ड गिरवी रखना पड़ा तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बोला गया भी जाइए वर्ल्ड बैंक से बात करके आइए कि भाई कुछ हमको हेल्प वगैरह कर दे. तो ये तो मतलब गोल्ड गिरवी रखना तो बात की स्टोरी है, पहले वो गए थे हेल्प मांगने के लिए. तो वर्ल्ड बैंक ने पूछा भाई यू आर रिप्रेजेंटिंग हुम? तो ही सेड आई एम रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो उन्होंने कहा जरा देख लीजिए एक बार, वहां तो भारत की सरकार ही गिर चुकी है. तो शायद पीवी नरसिम्हा राव या चंद्रशेखर जी की पार्टी थी उस समय, जनता दल, सरकार गिर चुकी थी, हालत खराब. देर आफ्टर 91 में राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के जो चाइल्ड थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे कंट्री के, मई में वो असैसिनेट कर दिए गए. बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स थी. 91 में आसपास वहां गल्फ वॉर की भी छिड़खानी चालू हो गई थी, तो हमारा जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट था वो भी महंगा हो गया. बहुत ही भयंकर समस्या. जैसे कभी कभी आपको लगता होगा ना हाय राम समस्याएं तो जाने का नाम ही नहीं ले रही है, तो कंट्री के साथ भी कुछ ऐसा हुआ. तो देर आफ्टर चिल्ड्रन इलेक्शन हुआ, जीते, पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनी और 1991 में इस कांग्रेस की गवर्नमेंट ने
डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बना दिया गया अपना फाइनेंस मिनिस्टर। कहने को फाइनेंस मिनिस्टर थे, काम पूरा यही करते थे, प्राइम मिनिस्टर का भी। तो इनके रिकमेंडेशन पे चिल्ड्रन सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन बना, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। एंड दिस पॉलिसी फोकस्ड कि 3-4 एरियाज छोड़ के सारे प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए ओपन कर दिए जाएंगे। दरवाजा खुला है, समुद्र का पानी आने को तैयार हो गया। तो अब जब बच्चों प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात हुई, तो सिर्फ डिफेंस, रेलवेज, सो कॉल्ड कुछ ऐसे 2-4 भयंकर सेक्टर्स जिनमें गवर्नमेंट को लगता था प्रॉब्लम हो सकती है, वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा। तो रेलवे को प्राइवेटाइज नहीं किया गया, डिफेंस को प्राइवेटाइज नहीं किया गया, एटॉमिक एनर्जी को प्राइवेटाइज नहीं किया गया, और कुछ हैवी इंडस्ट्रीज थी, इनका प्राइवेटाइजेशन रेस्ट्रिक्टेड था। बाकी सब में प्राइवेट सेक्टर को काम करने का मौका दिया गया। एंड फॉरेन पार्टिसिपेशन काफी था। देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ही एक पैरेलल बॉडी है। दे थॉट कि भाई जब फॉरेन पार्टिसिपेशन इंडिया में आएगा या इंडिया में कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ेगा, सो कंपनीज विल बी नीडिंग देयर कैपिटल। और कैपिटल कंपनीज को कहां से मिलेगा? कैपिटल कंपनीज को मिलेगा बाय इशू ऑफ शेयर्स। सो चिल्ड्रन 1988 में थोड़ी सी वाइब्स आने लग गई थी इसकी। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड को एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट सेटअप किया गया। आई रिपीट चिल्ड्रन, एज एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट को सिर्फ असिस्ट करेंगे, एडवाइस करेंगे ऑन मैटर्स ऑफ फाइनेंस, बस, और इनकी कोई भी हैसियत नहीं थी। तो देयर आफ्टर चिल्ड्रन, जब 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनी और सोचा कि कॉर्पोरेट्स अपने जब कैपिटल स्ट्रक्चर को रेज करेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होंगी, लोग फ्रॉड भी करेंगे, फ्रॉडलेंटली पैसा लेंगे लोगों से और भाग भी जाएंगे, ये सब बहुत कुछ हो सकता है। एंड रियलिटी में ऐसा होता था। हर्षद मेहता जी का नाम तो लोगों ने सुना ही होगा, कोविड के टाइम पे 2 वेब सीरीज देखकर। तो बहुत इस तरह के हर्षद मेहता उस समय हुआ करते थे। सवेरे कंपनी बनती थी, 4 दिन में पैसा लेती थी, 5वें दिन भाग जाती थी। तो लोग डर गए स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने से, और तब से लेके आज तक कंटिन्यूड है। पीपल कंसिडर दिस इंडस्ट्री एज अ गैम्बलिंग इंडस्ट्री बेसिकली, व्हाट इट, क्योंकि लोगों ने वो चीजें देखी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हमको सेबी को थोड़ा सा पावरफुल बनाना पड़ेगा। तो इंडिया में 1992 में एक कानून बना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, जिसके तहत सेबी को हमने एक पैरेलल गवर्नमेंटल बॉडी, जस्ट लाइक आरबीआई, कुछ भी ये कर सकता है आज की तारीख में चल रहे हैं। तो इट वॉज फॉर्म्ड विद द 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव चिल्ड्रन, जिसको मैं पीपीआर करके बोलता हूं। पीपीआर मतलब टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया, टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स। आपका पैसा लेके कोई भाग जाता है तो सेबी इज देयर टू प्रोटेक्ट। बट आपने इन्वेस्ट किया, मार्केट नीचे चला गया, तब लॉस हो गया, सॉरी, सेबी यहां पे आपका कोई लॉस कवर नहीं करेगा। तो फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस आपके साथ नहीं होगी, ये हम गारंटी देते हैं। एंड देयर आफ्टर इट वॉज टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। सो हेयर कम्स सेबी चिल्ड्रन। तो सेबी को काफी साल बाद ऐसी फीलिंग आई कि कुछ इंडिया में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टाइप ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, वो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी के थ्रू पूरे कंट्री को फाइनेंशियली डोमिनेट करना चाहते हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। एवरीबडी शुड हैव इक्वल लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन। तो सेबी ने चिल्ड्रन 2007 और 9 के बीच में काफी एफर्ट्स लगाए और NISM करके एक अपना इंस्टीट्यूट मुंबई में स्टार्ट किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, व्हाट इट क्लियर। और अब इन्होंने NISM को इंडिविजुअल अथॉरिटेटिव बॉडी रखा है जो एजुकेशनल प्लानिंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ लोग पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम देके ब्रोकर बनते थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एग्जाम दे यूज्ड टू गिव एंड बिकम ब्रोकर्स। अब उन सब एग्जाम्स की वैलिडिटी को खत्म कर दिया गया है। आपको अगर वैलिड फाइनेंशियल मार्केट के सर्टिफिकेशन चाहिए जो सेबी के अकॉर्डिंगली लाइसेंस्ड हैं एक तरह से, तो आपको सिर्फ NISM के ही एग्जाम्स देने पड़ेंगे, व्हाट इट क्लियर। तो उसी सीरीज में ये एकदम प्रेपरेटरी लेवल का कोर्स मटेरियल है। आपको टॉपिक्स वही 8 मिलेंगे जो आपने पॉकेट मनी प्रोग्राम में पढ़े हैं, बट थोड़े से डाइवर्सिफाइड तरीके से पढ़ाए जाएंगे। सो प्लीज नोट डाउन दिस डेटा, देन वी प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन।
तो ये जो कहानी मैंने आपको बताई अभी सेबी के चिल्ड्रन, ये 100% सच्ची कहानी है। आपको ये इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सिलेबस में जो आईएससी बोर्ड में क्लास 11th में और सीबीएसई में क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, ये कहानी 3-4 बार सुनने को मिलेगी। गॉट इट क्लियर? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन्स ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर यंग इन्वेस्टर्स। सो चिल्ड्रन, सेबी की ये जो पब्लिकेशन है, इट इज नॉट मेंट फॉर सेल। तो लेट्स स्टार्ट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर रीडिंग दिस बुकलेट वील गेट कि फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड क्या है, अर्ली क्यों प्लान करना चाहिए हमको। कुछ लोग क्लास में अर्ली नहीं आ पाते तो बेचारे प्लान क्या करेंगे अर्ली। वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या है, क्या प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए इन्वेस्ट करते टाइम, व्हाट स्ट्रैटेजीज यू शुड फॉलो। किसी की उम्र अगर 60 ईयर्स है, 70 ईयर्स है, तो मैं उसको कभी एडवाइस नहीं देता कि रिस्की इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करिए। आई टेल की इन्वेस्ट इन बैंक एफडी। बट किसी की उम्र अगर 20-22 साल है, तो भाई उसके बाद रिस्क लेने का टाइम है। और आजकल तो आप मार्केट को देख ही रहे होंगे, चूहा भाग बिल्ली आई। मार्केट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है। मेरा एक दोस्त था, कह रहा है बताओ मार्केट कब नीचे जाएगा तो मैं एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट कर दूं। एसडब्ल्यूपी बताया था ना, लमसम मनी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। हर महीने आपका फंड हाउस कुछ यूनिट्स बेच के आपको पैसा देता है, पेंशन टाइप। तो मैंने कहा मैं तो तुमसे पिछले 1 साल से बोल रहा था, और 1 साल पहले मार्केट 62-63 के आसपास था, आज तो 70 क्रॉस कर गया। तुमने अपना 11-12-15% का तो नुकसान कर ही लिया है। 15% पैसा तुम्हारा ऐसे ही बढ़ जाता। कह रहे नहीं अब कब गिरेगा। मैंने कहा ये तो कोई नहीं जानता कब गिरेगा। इन्वेस्ट, डू इन्वेस्ट, स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड, नुकसान होने के चांसेस नेग्लिजिबल है। कह रहे मैं सोच रहा हूं कि एचडीएफसी बैंक में एफडी करा दूं, 7.2% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने कहा एचडीएफसी भाग गया, तो कह रहा है ऐसे कैसे भाग जाएगा। तो मैंने कहा अगर तुम्हें भरोसा नहीं भागेगा तो इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ एचडीएफसी, क्योंकि अगर भाग गया तो सो कॉल्ड वो तुम्हें इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएगा। सिर्फ एक मिथ है कि पापा मम्मी के साथ मार्केट जा रहे हैं तो किडनैप नहीं होंगे। अगर वो भी किडनैप हो गए तो उन्होंने किसी से सेटिंग की होगी कि दादाजी को फोन करके 500 करोड़ का रैंसम मांगना, ले तो कोई बचा थोड़ा पाएगा। तो सेफ्टी कहीं पे भी नहीं है चिल्ड्रन। सेफ्टी बस तभी तक है जब तक रिस्क नहीं है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी। घर के लॉकर में भी सेफ्टी नहीं है। घर के लॉकर में भी सेफ्टी नहीं है, आजकल बच्चे ही पार करके चल देते हैं सामान। ओके, सो वील बी डूइंग चिल्ड्रन इंट्रोडक्शन पार्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, कैसे इनको अचीव करेंगे, रिस्क रिटर्न, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इन्फ्लेशन इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स, लोन वर्सेस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट व्हीकल एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, कैसे पैसा ना खोएं, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। गॉट इट क्लियर? उन्हीं 8 टॉपिक्स को जो पॉकेट मनी प्रोग्राम में आपने पढ़ा था, वो सो कॉल्ड थोड़ा सा बेसिक था। वो प्रोग्राम एक्चुअली इंडिया में 8th 9th और 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। दिस इज फॉर 11th 12th एंड फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स एज सच। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट आपको एडवांस्ड मिलेगा। सो प्लीज कम टू दिस पेज नंबर 4 इन योर वर्कबुक चिल्ड्रन। So planning of finance is very, very, very essential. Either it be a school going kid or a retired citizen. So school going kid should do current financial planning, and a retired person should have done the planning previously at the time when they were in the earning age as such. Please update. So the early you begin to manage your money, it's better. So let us choose not to plan and keep spending as and when you like. One day you wish to purchase a house, but you cannot. Why? क्योंकि आपके पास पैसा है ही नहीं। बड़ा फेमस कोट था वॉरेन बफेट साहब का, इफ यू स्पेंड मनी ऑन थिंग्स यू डू नॉट नीड, अ डे वुड कम व्हेन यू वुड बी सेलिंग द थिंग्स यू नीडेड द मोस्ट। अगर आप पैसा उन चीजों पे खर्च करेंगे जिनकी आपको कोई जरूरत ही नहीं है, तो एक दिन आपकी वो सारी चीजें बिक जाएंगी जिसकी आपको जरूरत सबसे ज्यादा थी। गॉट इट क्लियर? So keep on spending, fulfill our requirements, and we lose count on how much we spend. So it is very, very, very necessary, children. आओ चलो आज चलते हैं लंच करने, चलो डिनर पे चलते हैं एंड ऑल दैट चिल्ड्रन। तो अब आपके पास पैसे नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए नया रेस्टोरेंट खुल गया, आपको भी स्टेटस अपडेट करना है व्हाट्सएप और फेसबुक पे, आप भी कहाँ चले गए? एक महंगे रेस्टोरेंट में, एक रिजॉर्ट में डिनर वगैरह पार्टी करने के लिए। हाउस रेंट का पेमेंट है, मेरा एक फ्रेंड है पुणे में रहता है, 22,000 रुपीज पे 4 साल पहले उसने हाउस लिया था रेंट पे, एंड प्रेजेंटली ही इज पेइंग अराउंड 40,000 एज रेंट। मैंने उससे कहा तुम घर क्यों नहीं खरीद लेते हो? कह रहे क्या करेंगे घर खरीद के,
इधर उधर दाएं बाएं शिफ्ट होते रहना पड़ता है। तो मैंने कहा घर खरीद लोगे, ईएमआई कह रहा है ईएमआई की आएगी कम से कम 55,000 रुपए। मैंने कहा 40 तो तुम पे कर ही रहे हो ना, 15,000 और पे करोगे तो चीज तो अपनी बन जाएगी। ये तो 40 देने के बावजूद भी कभी ओनरशिप तुमको मिलेगी ही नहीं। तो अब जब उसकी शादी हो गई तो उसको अकल आई, तो उसने सो कॉल्ड घर ईएमआई पे ले लिया। ये एक स्टोरी थी चिल्ड्रन, इसका सत्यता से कोई लेना देना नहीं था, ऐसी लोग बेवकूफियां करते हैं। प्ले स्टेशन पापा से जिद करके ले लिया, वीडियो गेम, हर हफ्ते मूवी देखने जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि भाई पड़ोसी जा रहा है देखने, वो भी पीवीआर में चोंच की तरह मुंह खोल के फोटो खिंचा रहा है, तो हमको भी फोटो खिंचानी है। सो जब भी आप ऐसी हरकतें करेंगे, व्हीकल, हाउस, हायर एजुकेशन के लिए कभी भी आपके पास सेविंग्स नहीं होंगी, एंड यू वोंट बी एबल टू अचीव योर गोल्स। तो इट इज वेरी 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 नेसेसरी फॉर सेविंग चिल्ड्रन। सो यू कैन ऑलवेज प्लान फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। ऐसा नहीं है जब आप 10 साल के थे तब भी प्लान कर सकते थे, आज आप 17 साल के तब भी प्लान कर सकते हैं, कल को 24 के हो जाएंगे तब भी। बट जब बच्चों आप 40 प्लस हो जाएंगे ना, देन इट वुड बी टू लेट। तब आप प्लान तो करोगे, बट आपके एक्सपेंसेस ड्यू टू फैमिली ऑब्लिगेशंस इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप चाह के भी बहुत ज्यादा मनी सेव नहीं कर पाएंगे। गॉट इट क्लियर? तो वी स्टार्टेड विद दिस सीरीज समवेयर इन जून जुलाई आई सपोज, और तब से लेके अभी तक लगभग रफली 6 मंथ्स हो चुके हैं। तब मार्केट का इंडेक्स क्या था, अब क्या है? अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया होता तो शायद 15-20% के रिटर्न्स हो गए होते। अभी भी देर नहीं हुई है, यू कैन स्टार्ट। गॉट इट? सो दिस ट्यूटोरियल ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग विल टेल यू कि भाई कॉलेज स्टूडेंट्स, अब व्हेन आई से कॉलेज स्टूडेंट आई मीन टू से 11th-12th वाले बच्चे भी इसमें आते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है। और यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है चिल्ड्रन। देयर इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ कॉलेज स्टूडेंट शांतनु 17 ईयर्स और इसका भाई निखिल, जिसकी एज कितनी है? 35 ईयर्स। अब बच्चे कहेंगे सर भाई कम लग रहा है, पापा ज्यादा लग रहा है। तो शांतनु कह रहा है अपने भाई से, इट्स माई बेस्ट फ्रेंड बर्थडे आफ्टर अ वीक, आई विश टू होस्ट अ पार्टी फॉर हिम, आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर क्लासमेट्स फॉर स्नैक्स। क्या भैया तुम मेरी हेल्प करोगे? जैसे जनरली आपने देखा होगा अभी दिसंबर का सीजन चल रहा है, हर स्कूल में फेयरवेल वगैरह स्टार्ट होता है, तो 11th-12th वाले बच्चे इसी में बिजी हैं, एग्जाम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जीरो इंटरेस्ट है कि नंबर क्या आएंगे, करियर चॉइस क्या लेनी है, कोट कौन सा पहना जाए, नया कोट खरीदा जाए, क्योंकि पुराना तो बासी हो चुका है। बासी खाना खा लेंगे बट बासी कोट नहीं पहनेंगे। गॉट इट क्लियर? तो 10,000, 15,000, 20,000 का खर्चा कोट पे हो जाएगा, और कितनी देर के लिए? 1 से 2 घंटे के लिए। और उसके बाद शायद वो कोट आप 1-2 बार या 10 बार और पहन लेंगे, 10 बार और पहन लेंगे। बट यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करता इंसान। 10,000 का ब्लेजर खरीदा, मैक्सिमम लेटर से 20 टाइम्स आपने पहना, एक बार पहनने की उसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 5 मिनट, देयर आफ्टर इट इज जीरो। ऐसा नहीं कि आप स्वेटर और शर्ट पहन के जाएंगे, जैकेट पहन के जाएंगे, आपको पार्टी से लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। इज इट सो? नो। ये 10,000 रुपए अगर आज इन्वेस्ट हो गया, सोचिए 40-50 साल बाद 2-3 लाख रुपए हो जाएगा कम से कम। बट ये गाइड कोई करता ही नहीं हमको। सो इसके भाई ने बोला कि प्लान करो इवेंट, देन अकॉर्डिंगली मेड नेसेसरी अरेंजमेंट्स। शांतनु कह रहा है बट व्हाई शुड आई प्लान? सो निखिल कह रहा है कि इसका बड़ा भाई, भाई प्लानिंग एक डिटेल्ड पिक्चर देगा, आपको गाइड करेगा कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू अल्टीमेटली वांट। व्हाट यू हैव अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो इज इट्स मींस चिल्ड्रन, एंड वांट की बात करें तो इट इज अगेन वांट्स, और जिसे बोलते हैं हम एंड्स। तो फाइनेंस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स आल्सो चिल्ड्रन। सो बिना प्लान के बहुत मुश्किल होगा, और हम अपनी सारी की सारी या मैक्सिमम रिसोर्सेज को क्या कर देंगे? वेस्ट कर देंगे। सो अगर प्लान नहीं किया बर्थडे पार्टी के लिए, तो सबसे पहला प्रॉब्लम, इनविटेशन कैसे दोगे? इनविटेशन दे भी दिया, प्लानिंग नहीं थी, तो हो सकता है कि स्नैक्स की डिलीवरी जोमेटो से या स्विगी से टाइम पे ना आए, और बर्थडे पार्टी उतनी अच्छी होगी नहीं जितनी तुम चाह रहे हो। तो एरर्स अवॉइड करने के लिए क्या बहुत जरूरी है चिल्ड्रन? टू प्लान बेसिकली। तो छोटा भाई कह रहा है अरे मेरे को तो पता ही नहीं था, बट एक बात मेरे को याद आई कि हमारे कॉलेज के प्रोफेसर ने एक बार फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताया था। तो बर्थडे से पूरा का पूरा कंटेंट किधर शिफ्ट हो गया? फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ। तो जो बड़ा भाई है वो तो ग्रेजुएट है और एक्सपर्टाइज है फाइनेंशियल प्लानिंग में,
तो उसने बताया भाई फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब अपने पैसे को प्लान आउट करना, ताकि जो भी आपके जीवन में गोल्स हों आप उन्हें अचीव करें, या तो अपने इन्वेस्टमेंट से या सो कॉल्ड किसी से पैसा बोरो करके। तो शांतनु कह रहा है कि अपने भाई से, भैया तुम क्या इन्हीं सब चीजों का काम करते हो? द ब्रदर सेड यस, आई एम अ फाइनेंशियल प्लानर। आई हेल्प पीपल कि कैसे उन्हें पैसा अपना राइट ट्रैक पे पुट करना है और कैसे उस पैसे से उनको ग्रोथ मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो अगर आपने अपना पैसा राइट ट्रैक में पुट नहीं किया चल रहे, वो सारे के सारे लोग जो डर गए थे कोविड में इन द ईयर 2021, हाय राम अब क्या होगा, अरे ऑब्वियस सी बात है दुनिया थोड़ा खत्म हो जाएगी। अच्छा मान लिया खत्म हो भी गई तो क्या आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी? एब्सोल्युटली नॉट। आई रिमेंबर दैट आफ्टरनून आई वाज ड्राइविंग माय कार, मेरे फ्रेंड है मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर, तो ही कॉल्ड मी, सर मार्केट 35,000 के इंडेक्स पे चल रहा है, जितना पैसा लगाना चाहे लगा दीजिए। मैंने कहा हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, आई टोटली अग्री, बट घर वालों से चेक कौन साइन करवाएगा? उन्हें तो सब गैम्बल और जुआ लगता है। तो भाई जितना मेरे एम्बिट में है आई एम डूइंग दैट, बट बाकी उन लोग से बोलूंगा तो कहेंगे कि आप अपना सारा पैसा जुए में बर्बाद कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता। एंड आज मार्केट कितना हो गया चल रहा है? 70,000 प्लस हो गया चल रहा है। तो मतलब 3 साल के पीरियड में, और ये 2020-21 में अगस्त सितंबर की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, और अभी भी दिसंबर है मान लीजिए, तो सितंबर 20 से सितंबर 21, सितंबर 22, सितंबर 23, जिसने जिसने पैसा ठीक ठाक जगह लगा दिया बच्चों, सारा का सारा पैसा डबल हो गया। लगभग यू कैन से 30% से 34% का रिटर्न। और ये जो जंप है ये बार बार नहीं मिलता, ये 20 25 50 साल में कभी एक बार आता है। जैसे वो दर्शन नहीं होते चंद्रमा के, भाई ऐसा चांद तो 100 साल में एक बार आया है, तो वो बार बार नहीं आएगा। तो इन्हीं अपॉर्चुनिटीज को आपको कैच करना होता है बेसिकली। अंडरस्टैंडिंग, कहीं पे गवर्नमेंट नया इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप कर रही है, वहां पे यूनिवर्सिटी सेटअप होंगी, फैक्ट्रीज सेटअप होंगी, आपके पापा ने सोचा उस एरिया से 1 किलोमीटर पहले एक बड़ा सा प्लॉट ऑफ लैंड ले लेते हैं, बट मम्मी हाँ नहीं बोल रही हैं। अब पापा की प्लानिंग क्या है, भाई एरिया तो 15-20 साल में डेवलप हो ही जाएगा, तो जो लोग फैक्ट्री में जॉब करेंगे, यूनिवर्सिटी में जॉब करेंगे, स्कूल में जॉब करेंगे, रहने के लिए दे विल नीड हाउस, तब हम 15 साल बाद वहां पे कॉलोनी बसाएंगे। तो 15 ईयर्स तक आपने अगर इन्वेस्टमेंट रिटेन कर लिया, क्योंकि अभी तो जमीन कौड़ियों के भाव मिलेगी वहां पे, और 15 साल बाद तो इतनी महंगी होगी कि आप उसको अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट तभी होता है अच्छा जब कोई वहां इन्वेस्ट ना कर रहा। एंड सर व्हाट अबाउट रिस्क? भाई ऑब्वियस सी बात है, जल्दी पहुंचना है, प्लेन से ट्रैवल करना है, तो सीधे भगवान से मिलने का रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा, और जो रिस्क नहीं लेगा उसको गेन होगा ही नहीं। पुरानी कहावत है, मोर पेन्स मोर गेन्स। अंडरस्टैंडिंग? इफ आई से ठंडी के सीजन में 2 जनवरी को ठंडे पानी से नहा लो, 100 रुपीज दूंगा। अब आप सोच रहे हैं ठंडे पानी से नहा लिए ब्रेन एमरेज हो गया तो मर जाएंगे, बट अगर बच गए तो 100 मिल भी जाएगा। तो चॉइस इज योर्स, क्या रिस्क आप ले सकते हैं। सो द यंगर ब्रदर इज आस्किंग हाउ टू प्लान फॉर अ बर्थडे पार्टी। तो निखिल कह रहा है चीजें नोट डाउन कर लो, पार्टी के लिए तुम्हें क्या क्या चाहिए। सो हाउ मेनी पीपल आर टू बी इनवाइटेड? तो सबसे पहली प्लानिंग है कितने लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, टोटल काउंट कर लो। द आंसर इज क्लास के 30 स्टूडेंट्स। आपको लग रहा है सर भंडारा है की पार्टी है? पार्टी में तो 8 ही 10 होते हैं। देयर आफ्टर दैट्स अ बिग ग्रुप। तो बड़े भाई ने बोला क्या तुमने पैसे इकट्ठे कर लिए? कह रहा नहीं, आई हैव मैनेज टू कलेक्ट 6,090 रुपीज फ्रॉम माई क्लासमेट्स। चलिए थोड़ी सी मैथ्स सिखा देते हैं आपको। प्लीज डिवाइड 6,090 बाय 30 चिल्ड्रन, 203 रुपए आएगा ना, 30 लोग हैं ना, 30 × 3, तो 203 रुपए पर पर्सन से कलेक्ट हुआ। नाउ द आइडिया इज हाउ मेनी गेस्ट आर इनवाइटेड और अवेलेबल फंड्स हमारे पास कितने हैं, और अब इन्हें कैसे एलोकेट किया जाए। सो शांतनु ने कहा कि मैंने कैलकुलेशन किया है कि नियरेस्ट फास्ट फूड कॉर्नर से 30 लोगों के लिए खाना मंगवाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3,000। 6,090 कलेक्टेड, स्नैक्स इज 3,000, और रिटर्न गिफ्ट कितने का है? 2,500 का। कितना बैलेंस बच गया? 590। इसी को सोच रहे हैं जिसका बर्थडे उसको गिफ्ट कर दे। सो दिस कुड कॉस्ट अस 50% ऑफ द फंड्स कलेक्टेड। डू यू विश टू बाय फ्रेंड, मतलब जिसका बर्थडे है, योर फ्रेंड अ गिफ्ट एंड गिव सोवेनियर्स टू द गिफ्ट? यस इट इज पॉसिबल,
बट आई वॉन्ट टू बाय अ प्ले स्टेशन। मिलेगा 590 में प्ले स्टेशन? रेलवे स्टेशन जाके भी खेल नहीं पाएंगे, रिक्शे की कॉस्ट भी उससे ज्यादा आएगी। सो इट इज पॉसिबल प्रोवाइडेड यू सेलेक्ट गिफ्ट्स दैट आर रीजनेबल इनफ टू फिट इन योर बजट। तो ये सारी बातें हुई, प्ले स्टेशन इज अ गुड आइडिया बट कॉस्ट इज वेरी 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 हाई। तो कुछ और गिफ्ट ले लिया जाए जो रीजनेबल हो, ये बड़े भैया का जवाब है। शांतनु कह रहा है आपकी बात तो एकदम ठीक है। और सो कॉल्ड नियरेस्ट स्टोर जो गिफ्ट बेचता है, प्राइसेस भी उसके अट्रैक्टिव हैं, सोवेनियर्स मिल सकता है और 2500 रुपए तक खर्च हो जाएंगे, बट 590 रुपए ही हमारे पास बचा है। सो शांतनु कह रहा है आई थिंक वी शुड हैव सम गेम्स, वी माइट यूज द रेस्ट ऑफ फंड्स फॉर इट एंड आई कैन बाय चॉकलेट्स फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब जिस बेचारे का बर्थडे था उसको क्या मिलेगा? ठेंगा, जीरो। निखिल सेट I have made the plan for a party. Now all you do is to place the snack order as well as in advance and buy gifts a day before to avoid last minute hassles. Shantanu says, okay, अब मैं event के लिए arrange करूंगा। तो निखिल क्या कह रहा है? Whenever you need to carry out a task, you always need to plan. तो क्लास है 11:30 की, तो आपको प्लान करना पड़ेगा, टाइम देखना पड़ेगा कितना टाइम लगेगा क्लास तक पहुंचने में। इफ गूगल सेज 13 मिनट्स लगेंगे, तो आपको 11:29 AM पे पहुंच जाना है। मैथ्स के हिसाब से 13 मिनट माइनस कर दीजिए, 1 मिनट का गैप टाइम ले लीजिए, तो 11:15 आपको अपनी प्लेस से एग्जिट कर जाना चाहिए। समझ में आ गया? पक्का? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। सो एक्सरसाइज इज इन फ्रंट ऑफ यू चिल्ड्रन। सबसे पहले यहाँ पे बजट है इसका, तो इसको हम अभी टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करेंगे, ये आप खुद काम करेंगे। और ये आप शांतनु या निखिल के लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए काम करेंगे। आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है? अगर आप कुछ पार्ट टाइम असाइनमेंट कुछ बच्चों वगैरह को पढ़ाते हैं, या आपका कोई फ्रीलांसिंग एक्टिविटी है, या आपका कोई स्टार्टअप है, अगर आप उससे कुछ कमाते हैं, कोई कैश प्राइज आपको मिला, इफ यू आर डूइंग ट्रेनिंग समवेयर, आपको कुछ स्टाइपेंड मिलता है, या मौसी जी नाना जी घर पे आए कुछ आपको दे के चले गए, तो एज ऑफ टुडे आप जैसे स्टूडेंट की यही होगी व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल अमाउंट ऑफ इनकम। एंड व्हाट डू यू स्पेंड? कॉलेज फी सर ये पापा देते हैं, पार्टी का पैसा मम्मी से लेते हैं, गिफ्ट हम किसी को देते ही नहीं, ईएमआई साइकिल हमें बड़े भाई ने दे दी थी, लंच घर में ही कर लेते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस किसी के साथ लिफ्ट पकड़ के चल देते हैं, अदर इज नथिंग। तो सर हमारे टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं? जीरो हैं। तो जितनी हमारी इनकम थी यही हमारा बैलेंस है। ये एक इंटेलिजेंट इंसान की पहचान है। ओके, सो बच्चों ये एक बहुत सिंपल सा कंटेंट है। इफ योर इनकम इज ग्रेटर देन योर एक्सपेंसेस, यू आर एबल टू प्लान योर फाइनेंसेस एडिक्वेटली। बट अगर आपका बैलेंस नेगेटिव है चिल्ड्रन, तो जीवन में समस्याएं ज्यादा हैं। और महान लोग बोल के गए हैं दुनिया में, अगर अपनी इनकम का 20%, 1/5 भी आपने बचा लिया, तो आपको कभी भी जीवन में खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये महान लोग बोल के गए हैं, व्हाट इट क्लियर, ये महान लोग बड़े चतुर होते हैं, ये खुद बचाते हैं 80% और पब्लिक को ज्ञान क्या देते हैं कि तुम बचाओ 20%। तो इन माय ओपिनियन मैक्सिमम वी शुड इन्वेस्ट ओनली ऑन आवर नीड्स। जब कल को सरप्लस आ जाए, तब तो वीक में 2 बार आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, आप महंगी गाड़ी भी खरीद सकते हैं, बट ये सब तब जब आपके पास ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो गया हो, जब आपको ये सोचने की जरूरत ना हो कि ठीक है 2 महीने सैलरी नहीं भी आएगी, 2 महीने बिजनेस मंदा भी चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। व्हाट इट क्लियर? और अगर आपने अपनी इनकम का मैक्सिमम पार्ट, व्हेन आई से मैक्सिमम आई मीन टू से 99.99%, अगर आपने बचा लिया चिल्ड्रन, और ये प्रैक्टिस आपने टिल 35 ईयर्स तक कर ली, अगर थोड़ा सा कंजूसी का जीवन जी लिया, अब मैं ये नहीं कह रहा कि पत्ता लपेट के घूमो ट्राउजर ना खरीदो, नॉट दिस, व्हाट इट क्लियर, वो सब तो भाई नेसेसिटी है, बट why to buy Levi's worth 2500 when Netplay is available at 999? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? तो इन दैट केस दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन जो लोग भूल जाते हैं। और 35-36 साल तक की उम्र में अगर आपने बढ़िया तरीके से बचत कर ली चिल्ड्रन, तो समझ लीजिए जीवन में शायद आपको 45 साल के बाद कमाने की भी जरूरत नहीं होगी। यू कैन प्लान योर रिटायरमेंट एट 45 एंड लिव हैप्पीली टिल 60-65। सो चिल्ड्रन ऊपर जो आपने काम किया दैट वाज अ पर्सनल बजट बेसिकली।
where you see what is your total earnings, what is your total expense and कितना आपके पास बैलेंस बच जाता है. Is that clear? तो days were there when I used to think कि भाई कमाई कहाँ से होगी. Now the day is this कि कहाँ पे पैसा लगाया जाए. समझ में आ गया? कमाई तो हो ही रही है. तो ये काम तभी होगा जब आपने अपनी मेजॉरिटी इनकम को 35 साल तक सिर्फ और सिर्फ बचाया है. कुछ लोग क्या कहेंगे पापा मम्मी से, अभी 12 पास कर जाएंगे ना आईफोन 16 ले दीजिएगा हमको, 2.25 लाख का ही तो है. 2.25 लाख अगर पड़ जाए तो इंसान सुधर जाए. तो भाई 15-20 हजार 25 हजार का मोबाइल ले लीजिए. समझ में आ गया? आवाज वैसी ही आएगी मम्मी की. ये मत सोचिए जया बच्चन जी की आवाज आ जाएगी, दादाजी से बात करेंगे तो अमिताभ बच्चन जी की आवाज आएगी. ऐसा कुछ नहीं होगा. इज दैट क्लियर? तो दोज idiots and donkeys whom we see around us at a tender teenage college going school going students investing money in expensive cars, in expensive bikes, inexpensive नहीं, in space, INEX नहीं, I फिर space है, in expensive मोबाइल फोन, वो सिर्फ अपने और अपने पैसे को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं. Got it clear? I had a student last year who passed class 12th in 2023. She passed class 11, तो उसके पापा ने अपने लिए आईफोन खरीदा, अपनी वाइफ के लिए खरीदा, मतलब मम्मी के लिए उसकी. तो कहा तुम्हारे लिए भी एक लेते हैं. कह रही नहीं, हमको ये सैमसंग वाला 15-16 हजार का ये दिलवा दीजिए और बाकी जो पैसा आपको खर्च करना दे दीजिए, हमें सो कॉल्ड निकॉन स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड खरीदना है. ये किसने बताया? कह रहे सर ने बताया है. तो उसने एक वीडियो दिखा दिया, उसके पापा ने अपना मोबाइल फोन कैंसिल कर दिया. कह रहे नहीं, मोबाइल पुराना वाला इज वर्किंग वेल, हम भी निकॉन स्मॉल कैप में लगाएंगे. खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन, खोपड़े में बात गई. जब ओवर एक्सीडिंगली हो पैसे आपके पास, तब आप थोड़ी सी सो कॉल्ड शो ऑफ पे खर्च कर सकते हैं. बट वो एज कब आती है? आफ्टर 40 चिल्ड्रन. समझ में आया? अब स्कूल जा रहे हैं, व्हाट इट क्लियर, शाम को पार्टी में जाना है और मोबाइल फोन लेके चले गए. 50% जनता क्या सोचेगी? मम्मी पापा का है. बाकी 50% क्या सोचेगी? मम्मी पापा के पैसे से लेके आया है. तो व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस? व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस? समझ में आ गया? बट व्हेन समबडी सेज ए इससे जाके मिलो, इसके पास म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का क्राइटेरिया है और इसके पास ऐसा ज्ञान है जो 35% का रिटर्न दे सकता है. इज दैट क्लियर? देन सोसाइटी विल एडमायर यू मच 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 बेटर. आपके आईफोन से आपको कोई एडमायर नहीं करेगा, आपकी मार्कशीट से एडमायर करेगा, आपकी प्रोफेशनल सक्सेस से वो आपको एडमायर करेगा. इज दैट क्लियर और नॉट? अभी गुजरात में एक इंसान ने टेस्ला गाड़ी खरीदी, टी लिखा होता ना पीछे, और उसने ऐड कर लिया, उसका सरनेम पटेल था. समझ में आया? दिस वुड बी एडमायर्ड. ओके, चलिए. सो सबको समझ में आ गया व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस चिल्ड्रन? तो मंथली बजट बनाना बहुत जरूरी है. सो द बिग ब्रदर इज टेलिंग कि मंथली बजट इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ योर इनकम, मंथली एक्सपेंसेस, फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड बैलेंस ऑफ इनकम लेफ्ट, जो आपने ऊपर देखा था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मंथली इनकम लिखिए. अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो जहां से भी आपको अलाउंसेस और गिफ्ट्स मिलते हैं वो लिखिए, आइटम वाइज डिटेल. कहां कहां आप खर्च करेंगे, क्या क्या आपके ऑब्लिगेशंस है, राइट दैट. और अल्टीमेटली पता लगेगा कि कितना आपके पास बचता है. शांतनु सिंह, आई ऑलरेडी फील दैट आई कैन डू इट नाउ. सो निखिल कह रहा है इतना नहीं, कुछ चीजें और भी पढ़नी पड़ेगी. क्या और पढ़ना पड़ेगा? तुम्हारे पास बिलोंगिंग्स कितने की हैं और तुम्हारे ऑब्लिगेशंस कितने के हैं. इसलिए मैं बोलता हूं कि फाइनेंस का कॉन्सेप्ट कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफी चीज ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट में जानता है. सो असेट क्या होता है? नो नीड टू टेल, आप सबको पता है. लाइबिलिटी क्या होती है? हाँ सर आपने बताया था सर, दूल्हे के बगल में दुल्हन लेफ्ट साइड में बैठी होती, वही उसकी लाइबिलिटी है. समझ में आ गया? तो आपकी लाइबिलिटी मतलब आपके ऑब्लिगेशंस. तो लाइबिलिटी जीवन में कम से कम होनी चाहिए बच्चों, और असेट ज्यादा से ज्यादा. तो मोर ऑफ असेट्स एंड लेस ऑफ लाइबिलिटीज विल गिव यू चिल्ड्रन व्हाट? हाई अमाउंट ऑफ कैपिटल, जिसे क्या बोलते हैं? नेट वर्थ. और यही कैपिटल आपके लिए काम करेगा एज अ रिसोर्स फॉर अर्निंग्स बेसिकली. समझ गए सब लोग? तो बिग ब्रदर इज सेइंग कि भाई अगर तुम्हारी कोई क्वेरी है तो प्लीज टेल मी, मैं इसको रिजॉल्व करूं. तो शांतनु कह रहा है हाँ हमारे प्रोफेसर ने भी हमको टॉपिक दिया था, 6 सेगमेंट्स हैं उसमें, और क्या क्या हो सकता है इसमें.
सबसे पहला सेगमेंट चिल्ड्रन, आप फाइनेंशियल डेटा गैदर करिए। फाइनेंशियल डेटा मतलब कहां कहां से पैसे आपके पास आएंगे और कहां कहां आप उस पैसे को स्पेंड करोगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मनी एंड व्हाट आर इट्स आउटफ्लोज, दैट इज एक्सपेंसेस। देयर आफ्टर अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करिए, और फाइनेंशियल गोल्स को हम तीन तरह से आइडेंटिफाई करते हैं चिल्ड्रन। वन इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म गोल, विद इन अपकमिंग 6 to 12 months आपका क्या गोल है। देन वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज मीडियम टर्म गोल, विद इन 3 to 5 years, and then it is children what is called as what लॉन्ग टर्म गोल। व्हाट इट क्लियर? लॉन्ग टर्म गोल मतलब जो 15-20 साल बाद आपको अचीव करना है। तो सर मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, मेरे को एक घर चाहिए, तो इवैल्यूएट करिए व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाउस टुडे, प्लस अगर आज आपकी एज 16-17 साल है और आप चाहते हैं कि 35 साल में आपके पास एक घर हो, तो अगले 17 ईयर्स में रियल एस्टेट सेक्टर में क्या इन्फ्लेशन होने की उम्मीद है, या क्या इन्फ्लेशन रियल एस्टेट सेक्टर में चलता है। जब से डिमोनेटाइजेशन हो गया, प्रॉपर्टी प्राइसेस अब उतनी तेजी से नहीं भागते। तो आपको लग रहा है सर आज जो हाउस है ना, जो मेरे को पसंद है सर, वो 65 lakhs का है, और हर साल जो इन्फ्लेशन है रियल एस्टेट में चल रहे हैं इट इज अराउंड 7%, ये आप एस्टिमेट करके बैठे हैं। तो अगले 17 साल में इन्फ्लेशन कितना होगा रफली? व्हाट इज 17 into 7 चिल्ड्रन? 7 into 10 is 70, 7 7 is 49, 119, लगभग 120%। तो आज अगर प्रॉपर्टी 65 लाख की है चिल्ड्रन, तो मान के चलिए ये प्रॉपर्टी लगभग कितने की हो जाएगी? 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। 100% डबल कर लीजिए भाई, 1 करोड़ 30 लाख, और 15-20%, 20-25 लाख और जोड़ लीजिए, 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। अब सर मेरी तो जॉब ही लगेगी, मेरा तो बिजनेस ही बढ़िया स्टार्ट होगा व्हेन आई विल बी अराउंड 28, मान लीजिए, चलिए 28 ईयर्स। अभी तो 8-10 साल पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन, पीजी, सेटल अप इन लाइफ, जब बढ़िया पैसा कमाओगे 27-28 साल तक उम्र पहुंच जाएगी। व्हाट इट क्लियर? तो सर मेरे पास तो सिर्फ 7 ही साल बचेंगे, 7 साल में मेरे को 1.5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है। तो कोई खुलजा सिमसिम अली बाबा का चिराग तो है नहीं आपके पास। तो आपको जब पहला जॉब लगे 22-24 साल की उम्र में, तब से ठीक ठाक सेविंग्स पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना है, ताकि थोड़ी बहुत सेविंग्स, एटलीस्ट 25% पैसा तो 24 से 28 साल तक की उम्र में इकट्ठा कर ही लो। सर कैसे इकट्ठा करूंगा सर? 25% पैसा हो गया सर 30 लाख रुपए, कहां से आएगा 30 लाख? हर साल अगर 1-2 लाख भी बचा लोगे, ठीक ठाक रिटर्न्स मिलेंगे, तो 4 साल में बहुत ज्यादा नहीं, 12-15 लाख हो जाएगा जुगाड़ में। 4 साल में 2-2 लाख का प्रिंसिपल ही हो गया, 8 लाख रुपए, और रिटर्न वगैरह ठीक ठाक मिलते हैं, तो 10-15 लाख यहां से आ गया। 28 से 35 हर साल 5-6 लाख, 5-6 लाख अगर बचा लिया, तो 50-60 लाख तो ऐसे बच जाएगा। 50-60 ये हो गया, 12-15 बचा हुआ है, 70-80 लाख हो गया, आधा पैसा हो गया। रिमेनिंग हाफ यू कैन बोरो। फ्लैट खरीदने का प्लान नहीं है, एक विला खरीद लिया 2 फ्लोर का, एक फ्लोर में खुद रहिए, एक फ्लोर लेट आउट कर दीजिए, उस लेट आउट से जो रेंट मिलेगा वो ईएमआई में लिक्विडेट हो जाएगा। तो 8-10 साल बाद 45 साल की उम्र में आपकी प्रॉपर्टी अपनी, विदाउट टेकिंग मच हैजल। बट यही सोच अगर 17 साल में नहीं 35 साल में डेवलप की, लिखवा लीजिए मेरे से बच्चों स्टैम्प पेपर पे, जिंदगी में घर नहीं खरीद पाएंगे, जिंदगी में घर नहीं खरीद पाएंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ट्रेन का टिकट का रिजर्वेशन 120 डेज प्रायर स्टार्ट हो जाता है। जिनको पक्का पता है मैं जाना ही जाना है ट्रैवल करने, तो जैसे ही 120th डे पे सवेरे 8 बजते हैं, IRCTC के ऐप पे लॉगिन करके हम टिकट बुक करा लेते हैं। वैसे ही जीवन की प्लानिंग करनी चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आइडेंटिफाई कि आपको ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बार ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई हो गया, देन यू कैन स्टार्ट परस्यूइंग योर सेविंग्स। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो योर शॉर्ट टर्म गोल कुड बी 12th क्लास पास करने के बाद MBA करना है, एक 2 व्हीलर खरीदनी है रैपिडो में चलाने के लिए। गॉट इट क्लियर? मीडियम टर्म गोल क्या है? शादी ब्याह का खर्चा, घूमने घामने जाना है पेरेंट्स के साथ अगले 5 साल में। एंड लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है? यू हैव टू परचेज द न्यू हाउस। गॉट इट क्लियर? तो जिस इंसान ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ की 40 साल तक कर ली चल रहे हैं,
कभी जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई भी समस्या। आइडेंटिफाई व्हाट इज कॉल्ड एज योर फाइनेंशियल इश्यूज। ईएमआई तभी लें जब आपको कोई एडवांटेज नजर आ रहा हो। अननेसेसरी 16% का पर्सनल लोन लेकर औकात नहीं है तब भी आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीदना ही खरीदना है, क्योंकि ऑफिस में सबके पास है। समझ में आ गया? तो आप हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े डोंकी। समझ में आ गई बात? तो इन सब चीजों से, ये सब चुड़ैल आत्माएं हैं, सब इनसे थोड़ा सा बच के रहना है। पुराने जमाने में भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल होते थे ना, आज ये 16% पर्सनल लोन इंटरेस्ट, ये चुड़ैल है सबसे बड़ी। तो इस चुड़ैल से दूर रहना है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे ऐप को ब्लॉक कर देना है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए, सो सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन। कमाने वाला कभी रईस नहीं बन सकता। करेक्ट डायरेक्शन में, अच्छे रिटर्न्स पे बचाने वाला ही हमेशा रईस बनेगा। तो नेवर थिंक मेरी इनकम बहुत हो जाए तो मैं बहुत कमा लूंगा ना। आपकी इनकम बहुत हो गई और बहुत के साथ आपके खर्चे भी बहुत हो गए, आप कुछ ज्यादा सेव नहीं कर पाएंगे। गॉट इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल प्लान। कैसे प्रिपेयर करेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया। व्हाट इज योर इनकम, फर्स्ट पैरामीटर। व्हाट आर योर एक्सपेंसेस, सेकंड। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है, आप किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। लास्ट वीक आई मेट वन ऑफ माय कोलीग्स एंड शी सेड कि भाई आई हैव अराउंड 8 to 10 लाख रुपीज और इसको कहीं इन्वेस्ट करना है। मैंने कहा इसका फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए बैंक में, लगभग 7% के आसपास इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि भाई आपको तो अभी 1-2 साल बाद बच्चों की शादी भी करनी है, तो यू मस्ट बी नीडिंग मनी। कह रहे नहीं, अभी तो हमारा बच्चा 23 साल का है, अभी तो लास्ट ईयर उसका इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ, अभी जॉब लगा है, और कम से कम अगले 6-7 साल या 5 साल तो मिनिमम मान ही लीजिए कोई भी प्लानिंग वेडिंग की है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, 5 साल का अगर होराइजन है तो आप सो कॉल्ड एसआईपी में हर महीने पैसा जमा कराना स्टार्ट कर दीजिए। 10 लाख रुपए 5 साल में, मतलब हर साल कितना जमा करा सकते हैं? 2 लाख। इज दैट क्लियर? और हर साल 2 लाख मतलब रफली एक महीने का कितना हो गया चिल्ड्रन? लगभग 16,700 के आसपास। कह रहे हो बाकी पैसा क्या घर में रखे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। बाकी पैसे का आप कराइए MIS। व्हाट? MIS, मंथली इनकम स्कीम। तो मंथली इनकम स्कीम जो है वो आपको लगभग 6.6% का इंटरेस्ट देगी। जो पैसा उससे हर महीने आपको मिले उसको कहां एनरूट कर दीजिए? उसको SIP में एनरूट कर दीजिए। इज दैट क्लियर? तो जो पैसा जमा है वो हर महीने इतना इंटरेस्ट दे रहा है, प्लस MIS जो आपका इट इज 100% सेफ। समझ में आ गया? तो बैंक का भी MIS ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस का भी MIS ले सकते हैं, SWP प्लान भी ले सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, पूरा 10 लाख SWP में डाल दीजिए, 1 साल बाद SWP से हर महीने 15,000 16,000 निकालना स्टार्ट करिए। शी आस्क्ड मी क्यों 1 साल बाद? मैंने कहा 1 साल बाद अगर विड्रॉ करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरा का पूरा बच जाएगा, जो आपको 15.665% का एडिशनल एडवांटेज देगा। नहीं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स सरकार को देना पड़ जाएगा। तो आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए सही तरीका क्या है इन्वेस्ट करने का। इज दैट क्लियर? दही खाइए बच्चों, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट कड़कती हुई ठंड में छत में बैठ के दही खाने की जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? फल खाइए, बहुत अच्छा है, बट शाम को 7-7:30 बजे के बाद फल खाना नुकसान करता है, फायदा नहीं करता। इज दैट क्लियर और नॉट? नहाइए ठंडे पानी से, बहुत फायदा है, बट गर्मी के बरसात के सीजन में कड़कती हुई ठंड थी और आप स्टोरेज टैंक वाटर से नहा लिए, 101% ब्रेन हेमरेज होगा आपको। समझ में आ गया? कब क्या हरकत करनी है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर बिकमिंग रिच चिल्ड्रन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? तो शांतनु कह रहे भाई ये फाइनेंशियल प्लानिंग विद डिफर फॉर मी एज वेल एज यू। भैया क्या बोल रहे हैं? हर बॉडी का DNA अलग, तो हर बॉडी की फाइनेंशियल प्लानिंग भी एकदम अलग है। समझ में आ गया? तो मेरी एज है 43 इयर्स, मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग अलग होगी। आपके पापा की एज 44-45 इयर्स है, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग मेरे जैसी हो सकती है। आपके दादाजी की एज है 65-70 इयर्स, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिफरेंट होगी। आपकी एज 17 साल है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिफरेंट होगी। आपके भैया जो MBA करके अभी लास्ट मंथ ही मिठाई खिला के गए थे घर में, जिनका 50 लाख का जॉब लगा है पर एनम सैलरी पे, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिफरेंट होगी, क्योंकि सबके गोल्स अलग अलग है। मेरा मीडियम टर्म गोल कुछ और है, आपका कुछ और है, उनका कुछ और होगा।
तो एक ही लाठी से आपको सब नहीं बांध सकते। गॉट इट? सो इसीलिए फाइनेंशियल प्लानर की हमको जरूरत पड़ती है। वो आपसे पूछता है भाई पैसा कितना है, कब आपको इस पैसे को रिटर्न चाहिए, कब आपको कितने पैसे चाहिए, तो उसके हिसाब से प्लान अलग अलग बनाना पड़ता है। बट क्योंकि भाई आप फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई फाइनेंशियल प्लानर एज सच बेवकूफ नहीं बना पाएगा। इज दैट क्लियर? तो इफ यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, शेयर्स, यू कैन गो फॉर दैट, बट मैं ये रिस्क नहीं लूंगा बिकॉज मेरी एज आपसे डबल या 2.5 गुना है। मेरे को तो भाई आने वाले टाइम में 5-6 साल 10 साल बाद पैसे की जरूरत है बच्चों को सेटल करने के लिए, तो मैं आप जैसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। व्हाट इट क्लियर? इट्स जस्ट लाइक दैट, आप कुछ भी कूड़ा कबाड़ खा लीजिए डाइजेस्ट हो जाएगा, मूविंग बॉडी है ना। आपके दादाजी को मोमोज डाइजेस्ट होगा, दादाजी डाइजेस्ट हो जाएंगे मोमोज के अंदर। समझ में आ गया? आप कुछ भी घी तेल छोला भटूरा कितना भी खा लीजिए, 5 छोले भटूरे खा लीजिए, आप कुछ नहीं होगा। मैं 2 खा लूंगा ना, सो कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लग जाएगा। क्यों? एक पर्टिकुलर एज पे आपकी लीवर की फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, तो ज्यादा घी तेल डॉक्टर भी बोलते हैं कि अवॉइड करिए। इज दैट क्लियर और नॉट? चलिए, सो सपोज यू अप्रोच मी टू मैनेज योर फाइनेंस, आई विल फर्स्ट लुक एट व्हाट चिल्ड्रन, इनकम, और वो कहां से होगी? पॉकेट मनी। बट अगर मैं अर्निंग इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, तो उसको हम अलग सजेशन देंगे, क्योंकि उसकी नीड्स अलग हैं। तो हर पर्सन के लिए चीजें अलग अलग होंगी। बिजनेसमैन है जिसको ह्यूज प्रॉफिट होता है, अगर उससे मैं बोलूं कि हर महीने एसआईपी में पैसा लगाओ, कहेगा बेवकूफ है क्या आप, हमारा बिजनेस ही इतना बढ़िया है जो 18% का रिटर्न देता है, हम क्यों 11-12% वाली एसआईपी में पैसा लगाएंगे? तो आई शुड बी विलिंग, आई शुड बी विशिंग, आई शुड बी वांटिंग कि मैं 18% कमाऊं कि 12 कमाऊं? 18, तो मैं अपने बिजनेस में पैसा लगाऊंगा। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? पक्का? चलिए, तो हर पर्सन का डिफरेंट होता है चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। देयर आफ्टर द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? रिस्क एपेटाइट। पर्सन की एज है 58 ईयर्स, 2 साल बाद रिटायरमेंट है, और उसको किसी महान आत्मा ने बता दिया इन्वेस्ट मनी इन म्यूचुअल फंड, मार्केट गिरा, ये अंकल जी ऊपर चले गए, ये गलत जवाब दे दिया। तो 58, 59, 60 वाले का रिस्क एपेटाइट बहुत ज्यादा नहीं होता। गॉट इट क्लियर चिल्ड्रन? तो रिस्क एपेटाइट होता क्या है सर? रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन कीप्स ऑन चेंजिंग। अभी कल ही मैंने अपने अंकल से बोला, मेरे को लग रहा है कि मैं लगभग एक 15 लाख रुपए का SWP करा लूं। तो बोलने लगे तुम फिर SWP के चक्कर में पड़ गए, अभी तो कराए थे कुछ दिन पहले। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ एक फिक्स डिपॉजिट मैच्योर होने वाला है मम्मी का, तो आई शुड इन्वेस्ट मनी हेयर। कह रहे भाई मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पे बेवकूफी कर रहे हो? पोस्ट ऑफिस में 8.2% की सीनियर सिटीजन स्कीम है, उसमें लगाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मार्केट इज गोइंग वेल। कह रहे नहीं, मार्केट कभी भी नीचे चला जाएगा। और जब वो मेरी एज के थे खूब पैसा लगाते थे स्टॉक मार्केट में, आज मेरे को मना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय रिस्क टेकिंग एपेटाइट था, अब उनका एपेटाइट नहीं है, क्योंकि अब उनकी उम्र 64 ईयर्स हो चुकी है। समझ में आ गया? तो 63-64 साल का इंसान आराम आराम से एक्टिवा चलाता है, और 18 साल वाला एकदम सांप की तरह, ऐसा लगता है कि सपेरे उसके पिताजी और सपनी उसकी माँ थी। समझ में आया? क्योंकि उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है। समझ में आ गया? आपके स्कूल में लेटेस्ट से स्पोर्ट्स डे पे रेस होगी, आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे, बट क्या आपके टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे? उनको डर है कहीं गिर गिर गए तो क्या होगा, चोट लग जाएगी, छुट्टी लेनी पड़ जाएगी, क्योंकि अब लिगामेंट्स उतनी तेज काम नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? सो पीपल हु आर रिच एंड हैव हाई नेटवर्थ आर विलिंग टू इन्वेस्ट अग्रेसिवली, ये रिस्क ले लेंगे। बट जो बेचारा मिडिल क्लास वर्कर है चिल्ड्रन, क्या वो ह्यूज लॉस सस्टेन कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सो अ रिच पर्सन कैन अफोर्ड टू सफर लॉस, बट अ मिडिल क्लास वर्कर कैन नॉट अफोर्ड टू टेक हाई रिस्क। तो जिसकी इनकम बच्चों 5 लाख रुपए से कम होती है ना, और जो रिस्क नहीं ले सकता, मैं उसको बोलता हूं इन्वेस्ट ओनली इन एफडी। बट जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर है, अगर वो बेवकूफ 1 लाख की एफडी कराता है, तो बैंक उसको साल भर का इंटरेस्ट कितना देगा पता है? 7200, जिसमें से बेचारे का कम से कम 2160 रुपए तो टैक्स चला गया। तो कितना बचा? 5040। 1 लाख का जो सामान 1 साल पहले था, 1 साल बाद वो हो जाएगा लगभग 1,04,000 का। तो 4,000 रुपए तो महंगाई भी बढ़ गई। बेचारे को बचा कितना टैक्स और महंगाई काटने के बाद? 1,000 रुपए 1 लाख रुपए में, व्हाट इज द रिटर्न? 1%। समझ में आ गया? वेयर एज जिसकी इनकम 5 लाख से कम है, एक तो उसके खर्चे बहुत ज्यादा होंगे नहीं,
प्लस उसको कोई टैक्स देना नहीं है, तो उसकी पूरी की पूरी कमाई 7% के आसपास है। तो एफडी इज ओनली गुड फॉर पीपल हु हैव टू पे नो टैक्स टू द गवर्नमेंट। बट अगर आप एक टैक्स पेइंग इंडिविजुअल हैं तो आपके लिए कभी भी एफडी में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता ही नहीं है। गॉट इट? सो रिस्क एपेटाइट वुड बी डिफरेंट। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको रेगुलर इनकम चाहिए क्योंकि भाई आपकी एज हो चुकी है, तो आपके पास मान लीजिए पेंशन फंड का 50 लाख रुपए आ गया, आपके एम्प्लॉयर ने ग्रेचुटी का आपको लगभग मैक्सिमम लिमिट 15 लाख होती है, 15 लाख रुपए दे दिया, प्लस आपकी पर्सनल सेविंग्स थी अराउंड 40 लाख रुपीस की, टोटल कितना हो गया चलन? 1.505 करोड़। इस पैसे को आप ज्यादा पंगा ना लेते हुए 6.5% की MIS में इन्वेस्ट कर दें। साल का 6.5-7 लाख मिल जाएगा आपको, महीने का 50-55 हजार रुपए, जिसमें आपकी दवाई का खर्च, राशन पानी का खर्च इजिली मैनेज हो जाएगा। बट जो 60 साल वाले लोग जिंदगी भर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आए हैं ना, वो एकदम आर्नोल्ड हो जाते हैं। वो कभी भी MIS में नहीं लगाते, उनका दिल भी मजबूत हो चुका होता है, तो वो स्टिल रिटायरमेंट के बाद भी कहाँ लगाएंगे पैसा? वो स्टॉक्स में ही लगाएंगे पैसा, म्यूचुअल फंड के SWP में ही लगाएंगे पैसा। ओके, सो फॉर रिटायर्ड इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट लो होगा, बट बिजनेसमैन का रिस्क एपेटाइट हाई होगा। इवन जो जॉब करता है उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नेग्लिजिबली लो ही होती है। क्यों? उसने जीवन में कभी रिस्क लिया ही नहीं, पता है 1 तारीख को तनख्वाह तो आ ही जाएगी मेरी। बट बिजनेसमैन की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को हाई होती है, सवेरे से शाम तक बेचारे के जीवन में रिस्क ही रिस्क है। ओके, सो किसी को सड़क चलते मत बता दिएगा यहां लगा दो पैसा बहुत अच्छा है, पहले पूछिए, समझ में आ गया? पता लगा उसने पैसा लगा दिया, आपके कहने में नुकसान हो गया, डंडा लेके आपको दौड़ा लेगा। ओके, नेक्स्ट इज वंस यू हैव प्लान्ड वेयर एंड हाउ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, आपको अपना प्लान इंप्लीमेंट करना होगा। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आपको सेवाएं प्रदान कौन करेगा बच्चों? पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए सेबी का NISM सर्टिफाइड एग्जाम होता है चिल्ड्रन। जब आप ये एग्जाम पास कर जाते हैं, 3 साल और 5 साल का लाइसेंस मिलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है सेबी के पास, तब आप बोर्ड टांग के अपने घर या ऑफिस के बाहर लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज दे सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप ज्यादा पटर पटर करते हैं, यहां इन्वेस्ट करो वहां इन्वेस्ट करो, अभी तक तो ठीक चल रहा था, अगस्त सितंबर 23 में सेबी ने सारे लोगों को जो इतनी बकवास करते थे प्रेम पत्र भेज दिया है कि अगर आप इस तरह की सर्विसेज लोगों को कराना चाहते हैं कि आप यहां पैसा इन्वेस्ट करिए, काफी यूट्यूबर्स हुआ करते थे, अब सारे के सारे बंद हो चुके हैं। सेबी ने डंडा लगाया कायदे से, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई होनी चाहिए, 5 साल कम से कम मार्केट का वर्क एक्स होना चाहिए, ये एग्जाम क्वालिफाई आप करेंगे तब आप ज्ञान दे सकते हैं लोगों को, एल्स आप प्रमोशन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का नहीं कर सकते। एज अ टीचर आपको काम करना है, आप करिए, बट यू आर नॉट अलाउड टू प्रमोट, बिकॉज सेबी के पास कंप्लेंट्स आई कि हमने इन यूट्यूबर्स को, जिनको फिन इन्फ्लुएंसर बोला जाता है, इनकी बात सुन के XYZ प्लेसेस पे पैसा लगाया और कंपनियां भाग गई, तो सेबी को लगा भाई ये तो गलत हो रहा है लोगों के साथ। गॉट इट क्लियर? तो लाइक दिस सेबी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। गॉट इट? पहले आपको नजर आता होगा ये सब यूट्यूब पे चले आते हैं, अब ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। सो एंटायर कलेक्शन ऑफ मनी, मान लीजिए अगर 1000 है तो 50% पैसा इक्विटी में डाल दीजिए। सर शेयर्स में पैसा लगाना तो रिस्क है, वेरी गुड, रिटर्न्स भी तो आपको हाई मिलेंगे, और बाकी का पैसा कहां लगा दीजिए? डेट। डेट का मतलब यू कैन गो फॉर बॉन्ड्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बैंक का FDR, पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम। तो डेट का मतलब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी, जहां पे वो पैसा मिलना ही मिलना है इवन इफ द इंस्टीट्यूशन सफर्स लॉस। गॉट इट क्लियर? तो अगर स्टॉक मार्केट का रिटर्न कम भी होता है, एटलीस्ट डेट आपको एक शॉकर नीचे से देता रहेगा। तो गाड़ी की सीट कितनी भी अच्छी हो, बट शॉकर भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। सीट का फोम एकदम गल भी जाएगा, फट भी जाएगा, स्टिल गाड़ी का शॉकर आपको ज्यादा बम्प नहीं लगने देगा। तो दैट इज डेट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आई ऑल्सो से टू एवरीबडी कि अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड में करना चाहिए 1.5 लाख रुपए का। क्यों सर? क्योंकि यहां पे ये जो इन्वेस्टमेंट होता है इसके इंटरेस्ट पे भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। इज दैट क्लियर?
और अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर जब हो जाए तो अपने पापा से कहिएगा कि आपका भी एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा दें, अपनी थोड़ी सी कमाई को आपको गिफ्ट दे दें और वो पैसा आप पीपीएफ में जमा करा दीजिए। आपके पापा तो इनकम टैक्स में एक ही बार छूट ले सकते हैं, चाहे अपने 1.5 लाख की ले लें या आप वाले की ले लें, बट फायदा क्या होगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर भी टैक्स नहीं होगा, वो एडिशनल एडवांटेज है। ये ज्ञान भी अब किसी किताब में नहीं है, ये टीचर्स ही देते हैं। Got it? So people understood what is financial planning children? पक्का? तो most of the investors declare their income, बताते हैं फंड मैनेजर्स को मेरी कमाई कितनी है, कितना रिस्क मैं ले सकता हूं, कहां पे मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं सवेरे से लेकर शाम तक। इंडिविजुअल कंपनी के शेयर खरीदने से अच्छा जीवन में कुछ भी नहीं है। और अगर मॉनिटरिंग नहीं कर सकते तो आंख बंद करके ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए। इज दैट क्लियर? So suppose the equity investment have not performed well for the last 2-3 months, 70% पैसा आपका शेयर्स में लगा है, तो अब आपको क्या लग रहा है, भाई मेरा पैसा तो डूब रहा है, मेरा पैसा तो डूब रहा है। अब कुछ लोग यहीं पे गलती क्या करते हैं, वो शेयर बेच के पैसा अपने घर में रख लेते हैं। ऐसा काम मत करिए। मार्केट जब नीचे जा रहा है और खरीदिए, और खरीदिए। गॉट इट क्लियर? तो मार्केट जब नीचे जाएगा, जब आप और खरीदेंगे तो आपको चीजें सस्ती मिलेंगी। मान लीजिए एक्स कंपनी का शेयर आपने कभी 100 रुपए का खरीदा था, आज घट के उसका भाव 40 रुपए आ गया चल रहा है, और 100 रुपए के आपने मान लीजिए 100 शेयर्स खरीदे थे। व्हाट इज 100 into 100 चिल्ड्रन? 10,000। अब जब 40 रुपए मार्केट का रेट हो गया, आप 300 शेयर और खरीद डालिए। व्हाट इज 300 into 40 चिल्ड्रन? 12,000। 22,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और आपके पास शेयर्स कितने हो गए चिल्ड्रन? 400। एक शेयर की कॉस्ट आपकी कितनी हो गई? 55। और मान लीजिए किसी दिन मार्केट में भाव 62 भी हो गया, 7 रुपए कमा के ही जाएंगे ना। तो जब दाम गिरे, जब भी दाम गिरे और बाइंग कर लीजिए, ताकि एवरेज कॉस्ट आपकी कम। तो एवरेज कॉस्ट जब गिरेगी तो रिटर्न्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो डरना नहीं चाहिए, लोग यही गलतियां कर जाते हैं, बस वो डर जाते हैं। अभी वो हिडनबर्ग रिपोर्ट जब आई थी तो अडानी के शेयर का दाम कितना गिरा? जो अक्लमंद लोग थे उन्होंने खरीदा। क्यों? उनको पता था धरती पे जितना डेट अडानी के ऊपर है उतना किसी के ऊपर नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि हाँ ये बेकार हो जाएंगे, बैंक वालों ने भी बोल दिया बेकार हो जाएंगे, समझ में आ गया, तो लोग भाग जाएंगे इनका शेयर बेचकर और ये कंपनी डूब जाएगी। तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो टोटल फर्जी थी। रीजन बीइंग, अडानी को लोन दिया गया 40-50 साल का, और हिडनबर्ग की रिपोर्ट कह रही है कि अडानी के ऊपर जितना लोन है आज भी उस लोन की उनकी आज पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है, बच्चा पैदा हुआ है, 15 दिन भी नहीं हुए, दादाजी आशीर्वाद देके गए थे ये इंजीनियर बनेगा, दादी माँ 2 महीने बाद कह रही हैं बड़ा आपका आशीर्वाद लग गया, बन गया इंजीनियर। अरे 2 महीने बच्चा कहाँ से इंजीनियर बनेगा, अभी बड़ा होगा, पढ़ने लिखने दो, 20-22 साल में इंजीनियर बन जाएगा। तो हिडनबर्ग ने 22 साल के इंजीनियर की बात 2 महीने में ही कर डाली कि कहाँ इंजीनियर बन पाया ये। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? 1100 तक आ गया अगर इंटरप्राइज। हाँ, अभी कितना चल रहा है सोचिए। तो मेरे एक दो मित्र थे, उन्होंने शेयर लिए, कह रहे हैं बेच दे। मैंने नहीं, अभी और खरीदो, ये बढ़ेगा, 101% बढ़ेगा। तो अभी पिछले हफ्ते मिला था, मेरे को बताया कि मैंने अपने उन 3-4 हजार शेयर पे 12 लाख का प्रॉफिट बुक किया, वो शेयर्स बेच के अब मैंने एचडीएफसी के शेयर्स खरीद लिए हैं। व्हाट इट? मैंने भी अदानी पावर खरीदे थे 180। तो सो कॉल्ड ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई मार्केट जीरो हो जाए, उतार चढ़ाव लगा रहेगा। और वो 7% वाली एफडी का तो हाल आपने देख ही लिया है, क्या मिलता है 7%? सिर्फ देखने में लगता है 7% मिलता, कभी भी नहीं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में चिल्ड्रन वील बी डूइंग स्मार्ट गोल्स। ये एक बार ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, इट इज सेम बेसिकली। व्हाट इट? कोई क्वेरीज हैं तो पीपल कैन आस्क।